हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मान्या एकेडमी। और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन चौसर के एज में क्या थी। और इससे पहले हमने देखा कि मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में पढ़ा, और जिसमें कि मिडिल इंग्लिश में चौसर के बिफोर का एज हमने किया था। और आज हम चौसर के एज करेंगे, और इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली करने वाले हैं पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन के बारे में ही। हम देखेंगे कि 100 ईयर वॉर्स कैसे हुआ और उसका क्या कारण था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि वॉर ऑफ रोजेस जो है वो कैसे हुआ, और इसमें हम देख लेंगे कि एडवर्ड थर्ड का जो फैमिली चार्ट है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि चौसर का पैटर्न कौन था, और चौसर ने 3 रेन्स ऑफ किंग के टाइम में रहा है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो एलिज़ाबेथ हैं, एलिज़ाबेथन पीरियड में और रेनेसां पीरियड में जो क्वीन एलिज़ाबेथ हैं वो ट्यूडर डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं। तो ये डायनेस्टी का क्या जो है सारा चार्ट वगैरह ये सब हम पढ़ेंगे, ताकि हमें थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। और आगे हम इससे और आगे चलें तो हम स्टुअर्ट डायनेस्टी देखते हैं। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉलिटिकल कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है द 100 ईयर वॉर्स। और ये कब शुरू हुआ? ये 1337 से शुरू हुआ और ख़त्म हुआ 1453 में। तो अगर हम देखें तो ये लगभग 116 ईयर्स तक चला। अब 116 ईयर्स तक चला तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये लगातार दिन रात सुबह शाम बस वो लड़ते ही रहे, रुक रुक कर बीच में चला। अब हम देख लेते हैं ये किसके बीच में हुआ। ये हुआ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। कारण क्या था? कारण ये था कि उस समय 1337 में फ्रांस में किंग थे चार्ल्स द फोर्थ, और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। और इधर देखें इंग्लैंड में उस समय एडवर्ड द थर्ड किंग थे, जो कि फ्रांस के किंग की बहन के पति थे। तो जब उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था फ्रांस में, तो यहाँ पे उनकी बहन इज़ाबेला, जो इनका नाम था इज़ाबेला, उन्होंने ये सलाह दी फ्रांस के लोगों के कि एडवर्ड द थर्ड जो है वो किंग बनने चाहिए फ्रांस की। पर वहाँ की जनता को और वहाँ की काउंसिल को ये मंजूर नहीं था कि जहाँ पर हम शासन कर रहे हैं। आपने देखा इससे पहले वाले एज में नॉर्मन जो लोग हैं वो आए और उन्होंने शासन किया। वो कहाँ से आए थे? वो फ्रांस से आए थे। तो फ्रांस के लोग ये सोचते थे कि जहाँ पर हम शासन कर रहे हैं अब वो हमारे ऊपर शासन करेगा। तो इसलिए उनको मंजूर नहीं था। उन्होंने क्या किया? फिलिप द सिक्स्थ को जो है किंग बना दिया। और फिर फिलिप सिक्स्थ ने क्या किया कि जो फ्रांस का साउथ वेस्ट का एरिया है उस पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तो एडवर्ड थर्ड ने देखा कि ये तो किंग भी बन गया और कब्जा भी करना स्टार्ट कर दिया, जबकि अधिकार तो मेरा था। तो इस बात के लिए जो एडवर्ड किंग हैं, जो एडवर्ड द थर्ड किंग, वो फिर इनके बीच में क्या हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इस तरह से जो वॉर है वो शुरू हो गया। तो ये तो था 100 ईयर वॉर कैसे शुरू हुआ। और अब क्या है कि ये तो बैकग्राउंड में चल रहा है, और साथ ही साथ जो क्योंकि 100 ईयर तक चला, ये लंबा चला, तो इस पीरियड में इंग्लैंड में जो अंदरूनी वॉर भी हुए, इंटरनल वॉर भी हुए। और उसमें से एक जो फेमस है वो है वॉर ऑफ रोजेस। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि वॉर ऑफ रोजेस कैसे हुआ, और साथ ही साथ हम एडवर्ड थर्ड की जो फैमिली चार्ट है वो डिस्कस करेंगे। और उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो लैंकेस्टर है और यॉर्क है, ये जो पार्टी थी, इनके क्या क्या सिंबल्स थे। और साथ ही साथ हमें पता लगेगा कि जो ये ट्यूडर डायनेस्टी थी ये किस प्रकार आई। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, और थोड़ा सा हम इसे जूम कर लेते हैं ताकि चीज़ें इजीली विजिबल हों। और यहाँ पर देखिए वॉर ऑफ रोजेस जो है वो 1455 से 1485 तक चला है। और अगर आप ध्यान से देखें तो बैकग्राउंड में 100 ईयर वॉर चल रहा है, जो कि 1337 से, यानी कि 1455 से तो पहले ही है।
यानी ये बैकग्राउंड में चल रहा है और 1453 तक चलेगा। ठीक है, बैकग्राउंड में वॉर चल रहा है, 100 ईयर वॉर। और ये शुरू किसने करवाया था? ये शुरू करवाया था एडवर्ड थर्ड ने। जो आप देख रही हैं सबसे ऊपर फैमिली के जो हेड हैं वो एडवर्ड थर्ड हैं। इन्हीं की जो फैमिली चार्ट है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इन्होंने ही 100 ईयर वॉर की जो है शुरुआत की थी। अब ये जो वॉर ऑफ रोजेज़ है ये इंग्लैंड में चल रहा है और इंग्लैंड में इन्हीं की फैमिली के बीच में चलेगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एडवर्ड जो द थर्ड किंग हैं उनके 4 बेटे थे और इनमें से पहले बेटे का नाम है एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस और दूसरे बेटे का नाम है जॉन ऑफ गॉन्ट जो कि लैंकेस्टर पार्टी से बिलोंग करते थे। और लैंकेस्टर पार्टी का जो सिंबल है वो है रेड रोज़। अब अगर इसको याद रखने का तरीका देखें तो लैंकेस्टर एल से शुरू होता है और एल से होता है लव और लव का सिंबल होता है रेड। तो ये एक तरीका है आसान सा इसे याद रखने का। और इसके तीसरे बेटे का नाम था एडमंड ऑफ यॉर्क और ये यॉर्क पार्टी से बिलोंग करते थे और इनका जो सिंबल था वो था वाइट रोज़। और फोर्थ बेटे का नाम था ग्लोसेस्टर। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया होगा। एडवर्ड थर्ड जो कि हेड हैं और उनके 4 बेटे थे और चारों के नाम जो हैं अभी हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जो एडवर्ड द ब्लैक जो प्रिंस जो फर्स्ट बेटे हैं उनकी जो डेथ है वो अर्ली एज में हो जाती है। अब जब इनकी डेथ जो है अर्ली एज में हो जाती है तो बाकी 3 बेटे वो होप लगाते हैं, वो उम्मीद के साथ रहते हैं कि हम बनेंगे अब राजा इनके बाद। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। और बनता कौन है राजा? राजा बन जाता है किंग। कौन बनता है? क्राउन किंग। एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस का जो बेटा होता है रिचर्ड सेकंड वो क्राउन किंग बन जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेकंड बेटे एडवर्ड थर्ड के सेकंड बेटे जॉन ऑफ गॉन्ट की तरफ। अब आपने सुना होगा कि जो चौसर का जो पैटर्न था वो जॉन ऑफ गॉन्ट था। अब ये पैटर्न क्या होता है? पैटर्न वो होते हैं जो फाइनेंशियली हेल्प करते हैं किसी को उसकी पढ़ाई लिखाई में और बाकी चीज़ों में। तो चौसर को भी फाइनेंशियली इन्होंने हेल्प किया था। तो रिचर्ड जो सेकंड थे ना उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी जो प्रॉपर्टी थी कॉन्फिस्केट कर ली थी जॉन ऑफ गॉन्ट की। ठीक है, तो जॉन ऑफ गॉन्ट का जो बेटा था हेनरी द फोर्थ उसे मतलब अब ये सब देख के अच्छा नहीं लगता था तो उसने कई बार रिचर्ड द सेकंड पर अटैक किया। पर एक बार जब 1399 को इसने अटैक किया रिचर्ड द सेकंड पर तब ये जीत गया और फिर ये जो क्राउन किंग है वो जॉन ऑफ गॉन्ट का बेटा हेनरी द फोर्थ वो बन गया। ठीक है, अब इसके बाद अब इधर रिचर्ड द सेकंड की जो कहानी है वो ख़त्म, वो तो मर गया। अब ये हेनरी द फोर्थ जो है उसने शासन किया और कुछ साल शासन करने के बाद उनका जो बेटा है हेनरी द फिफ्थ वो बना राजा और उसकी डेथ जो है मिलिट्री कॉम्बैट में सडनली हो गई। और वो कब हुई? 1422 में उनकी डेथ हो गई। अब उसके बाद राजा कौन बनेगा? उन्हीं का बेटा बनेगा हेनरी द सिक्स्थ। अब हेनरी द सिक्स्थ जब उनके फादर हेनरी द फिफ्थ की डेथ हुई तो वो बहुत छोटे थे। ठीक है ना, छोटे बच्चे थे तो उन्हें इतना राजनीति के बारे में और लड़ाई के युद्ध के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, इतनी कुशलता नहीं थी। तो वो एक तरह से फेल्ड किंग साबित हुए। और अगर हम देखें उनकी जो मैरिज है उनकी मैरिज हुई मार्गरेट ऑफ अंजू के साथ। अब ये जो मार्गरेट ऑफ अंजू हैं ये थी फ्रांस से और हेनरी द सिक्स्थ जो थे वो इंग्लैंड से थे।
तो आपने देखा कि जो बैकग्राउंड में है 100 ईयर ऑफ वॉर चल रहा है, तो हेनरी सिक्स्थ के जो काउंसिल हैं उन्होंने इनकी शादी करवाई थी ताकि कहीं ना कहीं वो ये सोचते थे कि इनकी सेटलमेंट हो जाएगी। जो 100 ईयर वॉर बैकग्राउंड में चल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा इस शादी के होने के बाद, मैरिज के होने के बाद। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो चलिए अब चलते हैं हम एडवर्ड द थर्ड के थर्ड बेटे की तरफ, जिनका नाम है एडमंड ऑफ यॉर्क, जो कि यॉर्क पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनका जो सिंबल है वो वाइट रोज़ है। तो अब इनके बेटे हैं रिचर्ड ऑफ यॉर्क, इन्हें थोड़ा सा नीचे ले आते हैं हेनरी द सिक्स्थ के टाइम पीरियड तक, और इन्हें बना दिया गया है एडवाइज़र जनरल बना दिया गया है। और यहाँ के जो लोग हैं और जो काउंसिल है वो रिचर्ड ऑफ यॉर्क को बहुत पसंद करते हैं, पर ये जो मार्गरेट ऑफ अंजू है ना, ये इन्हें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 100 ईयर ऑफ वॉर के लिए का क्रिटिसिज्म किया था। तो मार्गरेट ऑफ अंजू हैं जो, वो कुछ इंट्रोड्यूस करती हैं और रिचर्ड ऑफ यॉर्क को एग्ज़ाइल भेज देती हैं। तो एग्ज़ाइल से जब ये वापस आते हैं तो इनके अंदर, रिचर्ड ऑफ यॉर्क के अंदर ये लालसा होती है कि अब मैं गद्दी पर बैठूं। तो इसलिए क्या करते हैं कि कुछ अंदर ही अंदर चालें चलते हैं, और इस बात का पता जो है ना वो मार्गरेट ऑफ अंजू को लग जाता है। और मार्गरेट ऑफ अंजू जो हैं वो बहुत ही चालाक होती हैं, ये रिचर्ड ऑफ यॉर्क को मरवा देती हैं। ठीक है, अब रिचर्ड ऑफ यॉर्क की तो कहानी ख़त्म। अब उनका बेटा आता है एडवर्ड द फोर्थ। एडवर्ड द फोर्थ देख रहा है कि जो हेनरी द सिक्स्थ किंग है वो कोई बहुत ज़्यादा उनके अंदर कुशलता नहीं है राज्य को, सत्ता को चलाने के लिए। तो वो क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं हेनरी द सिक्स्थ पर। कौन? रिचर्ड ऑफ यॉर्क का जो बेटा है एडवर्ड द फोर्थ। ठीक है, अटैक कर देते हैं और ख़ुद क्राउन किंग बन जाते हैं। पर अभी जो ये हेनरी द सिक्स्थ है ना, वो जिंदा है, अभी मरे नहीं हैं, अलाइव हैं। तो हेनरी द सिक्स्थ जो सोचते हैं ना कि मुझे अपनी जो गद्दी है ना वो वापस लेनी चाहिए, और कहीं ना कहीं वो मेंटल इलनेस से भी गुजर रहे हैं। ठीक है, तो ये हेनरी जो सिक्स्थ हैं वो एडवर्ड द किंग पर अटैक करते हैं। पर जो एडवर्ड किंग है वो क्योंकि मजबूत किंग है, तो उसने क्या किया कि हेनरी सिक्स्थ को जेल में बंद कर दिया, बंदी बना लिया। अब जब ये बात मार्गरेट ऑफ अंजू को पता लगी कि मेरे हस्बैंड को तो बंदी बना लिया गया है, तो वो अपने बेटे के साथ फ्रांस भाग गई अपनी जान बचा के। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे जो इनकी कहानी है ये तो ख़त्म हो गई, क्योंकि हेनरी सिक्स्थ को बंदी बना लिया गया और वो प्रिजन में ही उसकी डेथ हो गई, और मार्गरेट ऑफ अंजू अपने बेटे के साथ भाग गई। अब आते हैं, हमारा जो फोकस है वो रहेगा एडवर्ड द फोर्थ पर। तो अब मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ अपने चार्ट को। तो देखिए हमने इसे थोड़ा जूम कर लिया है, एडवर्ड फोर्थ आपको नज़र आ रहा होगा। और अभी तक हमने देखा कि जो दोनों के बीच में वॉर हो रहा है, दोनों कौन, ये दोनों हाउसेस हैं जो जॉन ऑफ गॉन्ट बिलोंग करते हैं। कौन से हाउस से? लैंकेस्टर हाउस से, और इनका जो सिंबल है वो है रेड रोज़। ठीक है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एडमंड ऑफ यॉर्क है जो कि यॉर्क पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इनका सिंबल वाइट रोज़ है। इन दोनों की जो जनरेशन है आगे, यही आपस में लड़ाई कर रही है, किस लिए? सत्ता के लिए, कि कौन किंग बनेगा। तो इसी लड़ाई को क्या कहा गया है? वॉर ऑफ रोजेस। जो कि ये जो लड़ाई है ना आपस में, ये 30 ईयर्स तक चलेगी। तो अब हम कहाँ पे आ गए थे? एडवर्ड फोर्थ तक आ गए थे हम। और एडवर्ड फोर्थ के बाद हम देखते हैं कि जो इनकी वाइफ हैं वो जो थी वो फ्रांस की थी। अब एक बार फिर से जो बैकग्राउंड में अभी भी जो है ना 100 ईयर ऑफ वॉर चल रहा है, और एक बार फिर से काउंसिल ने इनकी मैरिज जो करवाई है
वो फ्रांस की लड़की से करवाई है। और इससे पहले हमने देखा था जो हेनरी सिक्स थे उनकी मैरिज फ्रांस की बेटी से करवाई थी जिनका नाम था मार्गरेट ऑफ अंजू, पर उसमें भी सेटलमेंट नहीं हुई और यहाँ पर भी सेटलमेंट नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा 100 ईयर ऑफ वॉर में। जबकि एडवर्ड द फोर्थ जो है उनकी मैरिज भी फ्रांस की लड़की से हुई तो ये जो एडवर्ड द फोर्थ है ना, ये फ्रांस की बेटी से जो इनकी मैरिज हुई इससे ज़्यादा इंडल्ज नहीं हो पाते हैं और सीक्रेटली मैरिज कर लेते हैं एक विडो से, ठीक है ना। तो उस विडो से इनके 2 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है, ठीक। अब जब इनके 2 बेटे हैं तो इनको इलिजिटिमेट कह देता है। कौन कहता है? ये कहता है रिचर्ड द सेकंड। अब ये रिचर्ड द सेकंड कौन था? रिचर्ड द सेकंड था एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस, जो कि अर्ली एज में मर जाता है। उसका बेटा होता है ना, उसका बेटा बनता है राजा, सबसे पहले हमने किया था, उसी का बेटा होता है रिचर्ड द थर्ड, ठीक है ना। वो कहता है कि ये जो सन है एडवर्ड द फोर्थ के जो सन है जो विडो लेडी से हुए हैं वो इलिजिटिमेट है, नाजायज़ हैं। तो किंग कौन बनना चाहिए? वो कहता है कि मैं बनना चाहिए रिचर्ड द थर्ड, ठीक है ना। पर ये जो सारी इनकी आपस में लड़ाई हो रही होती है ना, ये फ्रांस के जो किंग हैं हेनरी ट्यूडर, वो ये सब देख रहे होते हैं और अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरी फौज के साथ यहाँ पर एडवर्ड द फोर्थ पर हमला बोल देते हैं, ठीक है ना। तो और हमला बोल देते हैं तो ये जीत जाते हैं। अब यहाँ पर किंग जो है ना कौन बन गया है? हेनरी ट्यूडर बन गया है। और ये कौन सी पार्टी को ज्वाइन करते हैं? ये करते हैं लैंकेस्टर पार्टी को ज्वाइन। और इससे पहले जो हमने देखा कि जो सत्ता किसकी चली आ रही थी, एडवर्ड फोर्थ की, जो कि यॉर्क पार्टी से बिलोंग करते। अगर ये यॉर्क पार्टी से बिलोंग मतलब कि जो हेनरी ट्यूडर हैं ये यॉर्क पार्टी को ज्वाइन कर लेते तब बात बिगड़ जाती। तो इन्होंने क्या किया ना, हाउस ऑफ लैंकेस्टर को ज्वाइन कर लिया। और हाउस ऑफ लैंकेस्टर को ज्वाइन करने के बाद मैरिज किससे की? मैरिज इन्होंने कर ली जो एडवर्ड फोर्थ ने विडो से मैरिज की थी। उनके 2 बेटे हुए थे और एक बेटी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ, ठीक है। एलिजाबेथ से मैरिज कर ली। अब ये जो कब करी थी इन्होंने, कब आए थे? ये आए थे 1485 में, ठीक है ना। जब इन्होंने मैरिज कर ली तो इधर ये हाउस ऑफ लैंकेस्टर से बिलोंग करते थे और वो हाउस ऑफ यॉर्क से बिलोंग करती थी। तो दोनों की सेटलमेंट हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से जो वॉर ऑफ रोजेस है वो ख़त्म हो गया। और अब जो चलेगी वो चलेगी ट्यूडर डायनेस्टी, जो कि हम रेनेसा पीरियड में, एलिजाबेथन पीरियड में हम देखते हैं कि जो एलिजाबेथन है, क्वीन एलिजाबेथ हैं, वो ट्यूडर डायनेस्टी की हैं, ठीक। तो इस प्रकार हमने 100 ईयर वॉर देखा किस तरह से हुआ और वॉर ऑफ रोजेस देखा। तो आगे हम देख लेते हैं कि इस एज में हमारा हुआ ब्लैक डेथ, जिसे बिबॉनिक प्लेग के नाम से भी जाना जाता है, और ये हुआ 1348 में। यानी कि 100 ईयर ऑफ वॉर तो चल ही रहा है, साथ ही साथ ब्लैक डेथ भी आ गया, और जिसे बिबॉनिक प्लेग कहते हैं वो आ गया। ब्लैक रैट्स के कारण आया था और इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है जान और माल की हानि हुई थी। एक तो युद्ध हो रहा था पीछे, उसमें भी हानि हुई, ऊपर से ब्लैक डेथ हो गया। इसमें 1/3 जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो गई। तो ऐसे में क्या हुआ ना कि लोगों का चर्च के प्रति विश्वास हट गया। अब विश्वास क्यों हट गया? पहले क्या होता था कि जब ये प्लेग फैला तो पोप लोग जो होते थे वो कहते थे कि ये हमारे पापों का नतीजा है। तो वो क्या करते थे कि वो पार्डन खरीद सकते थे पहले हम। तो एक पर्चा सा होता था, मतलब अगर आप कितना भी सिन कर रहे हैं तो, और वहाँ पे जाके वो पैसे दे के कुछ मनी दे के या जो भी उन्होंने सेटलमेंट की होती है वो दे के आप वो पर्चा खरीद सकते थे। और यानी कि आपने पार्डन खरीद लिया, अब आपके सारे पाप धुल गए,
जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, कितने भी पाप कर लो और गंगा में नहा लो तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो उसी तरह से वो भी था। पर लोगों ने देखा कि हमें पार्डन खरीदने के बाद भी हमारे जो है डेथ हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है हमारे बीच। तो लोगों का जो विश्वास है कहीं ना कहीं जो है चर्च से और पोप से हटने लगा। तो तो आप देखेंगे आगे कि कैसे वाइक्लिफ ने चैलेंज किया चर्च को, और इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। और जो है फिर हम देखते हैं कि इतनी सारी जो डेथ हो गई थी, इसके कारण क्या है ना, मेडिकल साइंसेस की तरफ रुझान गया। और क्योंकि चर्च से तो जो लोगों का विश्वास था वो हट गया था, अब मेडिकल साइंसेस की तरफ गया ध्यान। ठीक है। और इधर आप देखते हैं कि 100 ईयर ऑफ वॉर जो हुआ था उसके कारण बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया था हर चीज़ में, चाहे वो डेथ हो गई थी लोगों की या फिर प्रॉपर्टी हो गया, मतलब फाइनेंशियली जो है कंट्री काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि हैवी टैक्सेस लगा दिए। आपने देखा कि पहले वाले पीरियड में फ्यूडलिज्म शुरू हो गया था, सामंतवाद। तो उस सामंतवाद में क्या होता है कि जैसे पोप होते हैं, नाइट होते हैं, और नीचे जो होते हैं किसान और दास लोग होते हैं। तो इन्होंने हैवी टैक्सेस लगाई, तो जो ऊपर की जो पार्टीज थी उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर किसानों को और जो दास लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा असर पड़ा इससे। तो इसके विरोध में क्या हुआ ना, पीजेंट रिवोल्ट आया। और वो कब आया? 1381 में। और पीजेंट रिवोल्ट का जो समर्थन किया वो किया वॉट टाइलर ने किया, जैक स्ट्रॉ और जॉन बॉल ने किया। तो इसे वॉट टाइलर रेबेलियन भी कहा जाता है, इस पीजेंट रिवोल्ट को। तो इस तरह से हमने देखा इस एज में कि कौन कौन से जो पॉलिटिकल कंडीशन आई। और अब हम देख लेते हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या चेंजेस आए। तो इससे पहले वाले एज में हमने देखा था कि जो यूनिवर्सिटीज़ थीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि 1167 में एस्टेब्लिश हो गई थी, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी पहले ही फॉर्म हो गई थी 1209 में। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस एज में मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस जो कि यूरोप में हुआ था पहले, गुटेनबर्ग प्रेस के नाम से जाना जाता है, 1450 में यूरोप में आ चुका था। और यहाँ इंग्लैंड में कौन लेके आया? विलियम कैक्सटन, जो कि कैक्सटन प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और कब लेके आए थे? 1476 में। ठीक है। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इस समय जो लैंग्वेज थी वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, जो कि चौसर की डायलेक्ट थी ना। अगर क्वेश्चन पूछें कि चौसर की कौन सी डायलेक्ट थी, तो आप बताएंगे कि ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट थी, जो कि इंग्लिश ही थी, इंग्लिश का ही प्रकार है। ठीक है ना। और हम देखें तो जो ये इंग्लिश है, कोर्ट की लैंग्वेज कब बनी? 1362 में। और पार्लियामेंट में कब इसका यूज़ होने लगा? 1363 में। और स्कूल और कॉलेजेस में जो ये लैंग्वेज है ये 1386 में आई। तो ये तो था आज का लेक्चर। और यहाँ पर हमने देखा कि कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस हुई और कुछ एजुकेशन के क्षेत्र में बदलाव जो आए। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे चौसर का जो टाइम पीरियड है, उसकी जो लाइफ स्पैन है, उसमें क्या क्या घटित हुआ, उसकी बायोग्राफी के बारे में और उनकी राइटिंग के बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे उसके कंटेम्प्रेरी, और साथ ही साथ इंग्लिश और स्कॉटिश चौसरियन के बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो, आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग। बाय फॉर नाउ।